नमस्कार बच्चों, MSR साइंस चैनल में आपका स्वागत है। पाठ 3 धातु व धातु में आगे अपन पढ़ते हैं कि धातुएं व धातुएं कैसे अभिक्रिया करती है। तो इसमें आज अपन विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे धातुएं व धातुएं जैसे सोडियम हो गया और अधातुएं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारी जो आवर्त सारणी में पी ब्लॉक के तत्व जो पीछे के हैं वो सब अधातुएं कहलाती है। जैसे ये इस टेबल में दे रखा है तो बच्चों, ये उत्कर्ष गैस है, हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सब अधातुएं हैं। जबकि ये दो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सब धातु हैं। उसी प्रकार जैसे आगे दे रखी हैं दोबारा ये धातुएं हैं, ये सारी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सब की सब अधातुएं हैं। तो ये अधातुएं ऋणावेशित होती हैं और ये धातु हैं वो लगभग धनावेशित होते हैं। इन पर आवेश होता है प्राय, और इनके मध्य जो बंध होता है वो आयनिक बंध होता है। धातुएं जो बंध बनाती है वो मोस्टली आयनिक बंध बनाती है बच्चों। जिसे स्थिर विद्युत बल भी कहते हैं। ये मजबूत बंध होता है। जैसे NaCl का बंध यहाँ मैं आपको समझाऊंगा। जो Na है जो तो धातु है और Cl वो अधातु है। तो धातु और अधातु के मध्य जो बंध बनता है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जैसे बच्चों ये Na दे रखा है। Na के प्रथम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, द्वितीय कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है और सबसे बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। जैसे मैंने यहाँ ये डायग्राम बनाया, आपकी इलेक्ट्रॉनीय विन्यास डायग्राम है जो यहाँ पर। तो ये Na ये नाभिक है। नाभिक पर में अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। और ये प्रथम कोश है या ऊर्जा स्तर है। पहला उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे ऊर्जा स्तर में ये 8 इलेक्ट्रॉन है और इसके बाह्यतम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और किसी भी कोश परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने पर वह स्थायी हो जाता है। तो अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब सोडियम के चूंकि बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में, तो या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे यहाँ पर ले, और या फिर इस 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे। तो 7 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए इसको बहुत अधिक एनर्जी चाहिए, इसलिए ये 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेगा। ये जो अपने बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन उसको त्याग देगा। तो इस प्रकार ये अपने बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बना लेगा। जैसे यहाँ पर ये समझा रखा है मैंने, ये बाह्यतम कोश के ये जो इस इलेक्ट्रॉन है इसको ये त्याग देगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन त्याग दिया इसने 1, और त्याग के 2 ही कोश बचेंगे फिर उसके पास। और कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? प्रथम कोश में तो 2 और बाह्यतम कोश में 8, यानी 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गए। तो पहले यहाँ जब ये सोडियम था परमाणु का स्ट्रक्चर है ये, तो इसमें प्रोटॉन भी 11 थे और इलेक्ट्रॉन भी 11 थे। तो बच्चों प्रोटॉन प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस होता है। तो यहाँ पर प्लस और माइनस बराबर थे, इसलिए सोडियम पर कोई चार्ज नहीं था। लेकिन यहाँ पर इसने चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन बाहर वाला त्याग दिया, त्यागने के बाद में इसमें प्रोटॉन तो 11 बचे और इलेक्ट्रॉन 11 ही है। प्रोटॉन तो यहाँ भी 11 थे और यहाँ भी 11 है, क्योंकि प्रोटॉन तो नाभिक में होते हैं बच्चों, जो कि है वैसे ही पढ़े। और इलेक्ट्रॉन 1 कम हो गया, 10 हो गया। अर्थात इसमें माइनस की संख्या 1 कम हो गई और धन आयन 1 बढ़ गया। इसलिए दोस्तों इस पर प्लस चार्ज आ गया, क्योंकि इसमें धन आयन ज्यादा हो गया। और कितना ज्यादा हो गया? 1 धन आयन ज्यादा हो गया, इसलिए +1। अब +1 को 1 नहीं लिखते, उसको सिर्फ प्लस ही लिखते हैं। तो इस प्रकार सोडियम से सोडियम धन आयन बना, और इस प्रकार ये सोडियम परमाणु है और इससे सोडियम धन आयन बना। तो सोडियम से सोडियम धन आयन बनने पर आकार भी छोटा होता है। अर्थात कोई भी धन आयन बनता है तो उसका आकार उसके उदासीन परमाणु से बच्चों हमेशा छोटा होता है, ये ध्यान रखना। उसी प्रकार सबसे पहले इसकी क्रिया करने पर सोडियम और क्लोरीन की क्रिया करने से पहले सोडियम है वो धन आयन बनाएगा और क्लोरीन ऋण आयन बनाएगा। तो अब क्लोरीन का ऋण आयन देखते हैं। तो क्लोरीन के प्रथम ऊर्जा स्तर में 2 इलेक्ट्रॉन है, द्वितीय ऊर्जा स्तर में 8 है और तीसरे में 7 है। जैसे ये प्रथम ऊर्जा स्तर है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। इस द्वितीय ऊर्जा स्तर में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन है?
8 इलेक्ट्रॉन है और तृतीय ऊर्जा स्तर में 7 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात क्लोरीन के अष्टक पूरा होने में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी रह गई। तो या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या 7 इलेक्ट्रॉन त्यागे। तो 7 इलेक्ट्रॉन त्यागना बहुत ही कठिन है, इसलिए क्लोरीन इस 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगी। जो भी इसको कोई इलेक्ट्रॉन देगा उससे ये ले लेगी। तो चूंकि यहाँ पर सोडियम अवेलेबल है, सोडियम इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, त्याग के 1 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ निकाला, ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, ये इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण कर लेगा? ये क्लोरीन ग्रहण कर लेगी। यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले लेगी और लेकर क्लोरीन के भी बाह्यतम कोश में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो क्लोरीन भी स्टेबल हो जाएगा। को किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद में वो स्थायी हो जाता है। चूंकि यहाँ क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन थे और 17 ही इलेक्ट्रॉन थे, अर्थात ये तो क्लोरीन का परमाणु संरचना है, तो इसमें तो ये बराबर है, तो इस पर कोई आवेश नहीं है। यहाँ पर प्रोटॉन तो नाभिक में 17 हैं, लेकिन इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया क्लोरीन ने, यहाँ बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने। इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन की संख्या बच्चों बढ़ के 18 हो गई, अर्थात इस पर माइनस चार्ज 1 बढ़ गया, इसलिए क्लोरीन पर माइनस चार्ज आ जाता है। इसलिए ये क्लोरीन पर यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाता है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन 18 हो गए, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इसलिए माइनस का चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पर बच्चों देखो 2 8 7 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 2 8 8 इलेक्ट्रॉन है। ये 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने कहाँ से लिया बच्चों? जो इसको कोई भी देने वाला है उसे ये इलेक्ट्रॉन ले लेती है। तो यहाँ पर सोडियम था, सोडियम भी 1 इलेक्ट्रॉन दे के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसने कर लिए और ये भी स्थायी हो गया धनायन बना के। उसी प्रकार क्लोरीन है, जो सोडियम का त्यागा हुआ इलेक्ट्रॉन था वो इसने ले लिया और ये भी बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन इसने अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन बना लिए और ये भी स्थायी हो गया। अर्थात क्लोरीन सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर स्थायी होता है, उसी प्रकार क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करके स्थायी हो जाता है और इस प्रकार सोडियम धनायन और ये सोडियम धनायन बनाता है और क्लोरीन है वो ऋणायन बनाता है। अब ये सोडियम धनायन और क्लोरीन ऋणायन ये परस्पर क्रिया करते हैं दोस्तों, ये दोनों धनायन और ये ऋणायन ये दोनों क्रिया करते हैं। यहाँ पर ये जो सोडियम धनायन बना है ये, और यहाँ पर ये जो सोडियम ऋणायन बना है ये दोनों क्रिया करके और नमक का निर्माण करते हैं NaCl। ये अब जो इनके बीच में जो बंध बना Na और Cl के बीच में, इस प्रकार जो ये बंध बना यही बंध आयनिक बंध होता है, इसको ही अपन आयनिक बंध कहते हैं। तो यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा है, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और इस प्रकार ये जो बंध बनेगा उसको आयनिक बंध कहते हैं दोस्तों। और इसी को स्थिर विद्युत बल भी कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनता है। तो दोस्तों आयनिक बंध की परिभाषा ये होगी कि इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से जो बंध बनता है वो आयनिक बंध बनता है और ऐसा बंध मजबूत होता है। तो इस प्रकार जैसे मैंने आपको सोडियम परमाणु से सोडियम आयन बनना सिखाया, उसी प्रकार क्लोरीन परमाणु से क्लोरीन आयन बनना सिखाया। इसका आप अच्छी तरह से अध्ययन करके ये आयन फॉर्मेशन आप समझ सकते हो बच्चों। उसी प्रकार मैग्नीशियम का है, मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, तो या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 8 बनाए या 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे। तो 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में ज़्यादा एनर्जी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, इसलिए मैग्नीशियम है वो अपने बाह्यतम कोश में से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। देखो बच्चों यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग के ये मैग्नीशियम 2+ आयन बनाएगा। 2 क्यों? क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे। अब मैग्नीशियम 2+ बना लिया, इसका मतलब मैग्नीशियम के पास कोई 2 ऋणायन आ सकते हैं, ये 2 ऋणायन से जुड़ सकता है। और 2 ऋणायन चूंकि क्लोरीन है, क्लोरीन के पास एक क्लोरीन परमाणु के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है बाह्यतम कोश में, इसलिए यहाँ पर 2 क्लोरीन परमाणु संपर्क में आएंगे मैग्नीशियम के। जैसे ये क्लोरीन परमाणु है, 7 इलेक्ट्रॉन है इसके पास बाह्यतम कोश में, ये दूसरा क्लोरीन परमाणु है, इसके बाह्यतम कोश में भी 7 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इसके बाह्यतम कोश में भी यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये एक मैग्नीशियम के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन ये ज़्यादा है बच्चों, ये एक तो दे देगा क्या इस क्लोरीन को, तो इसके पास भी 8 हो जाएंगे, और दूसरी देगा इस क्लोरीन को और इसके पास भी 8 हो जाएंगे। इस प्रकार मैग्नीशियम है वो 2 क्लोरीन के साथ बंध बना लेगा, 2 क्लोरीन के साथ यहाँ पर बंध बना लेगा। इसलिए मैग्नीशियम हमेशा MgCl2 बनाता है, MgCl2
Cl2 आता है, कभी MgCl नहीं आता। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए होते हैं, जो कि किसी को भी वो दे सकता है। जैसे क्लोरीन के पास है, वो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो 2 क्लोरीन इससे आकर जुड़ जाएंगी, तो ये MgCl2 का निर्माण करता है। तो इस प्रकार अपन MgCl2 का भी यहाँ बनना समझा सकते हैं। जैसे ऊपर अपन ने सोडियम NaCl का बनना समझाया था दोस्तों। NaCl में 1 क्लोरीन क्यों आई? यहाँ पर 1 क्लोरीन क्यों आई बच्चों? क्योंकि Na के पास 1 इलेक्ट्रॉन ही था देने के लिए, इसलिए इसने 1 क्लोरीन को दे दिया तो NaCl बना। और मैग्नीशियम के पास बाह्य तम कोश में इसके पास देखो 1 इलेक्ट्रॉन है, और उसी प्रकार मैग्नीशियम के पास बाह्य तम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन थे बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग के बाह्य तम कोश में अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए, त्याग के ये स्थायी हो गया। और ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, इसलिए मतलब 2 इलेक्ट्रॉन किसी को भी ये दे सकता है। तो जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी वो इससे आकर जुड़ गए। जैसे इस क्लोरीन के पास कमी थी, दूसरे इस क्लोरीन के पास कमी थी, ये दोनों क्लोरीन आकर इससे जुड़ गई और 1-1 इलेक्ट्रॉन ले लिया और इस प्रकार MgCl2 बना लिया। तो ये भी जो बंध बना बच्चों, वो कौन सा बंध है? आयनिक बंध होता है। अर्थात जो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बंध बनता है वो कौन सा बंध होता है? आयनिक यौगिक बंध होता है। अब आयनिक यौगिकों के अपन गुणधर्म पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर सीधा सा है कि आयनिक यौगिकों के कुछ गुणधर्म हैं जो कि अपना पढ़ेंगे इसमें बहुत ही, कि आयनिक यौगिक हैं वो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनते हैं। आयनिक यौगिक विद्युत के चालक होते हैं। पहली बात तो ये बच्चों इसको पढ़ो, आयनिक यौगिक विद्युत के चालक होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर NaCl का ये विलयन बना रखा है, ये आयनिक यौगिक है, Na और Cl। ये आयनिक यौगिक का जलीय विलयन है, नमक का जलीय विलयन है। और इधर बैटरी में प्लस और माइनस लगा दिया, ठीक है। तो ये आयनिक यौगिक डाल के अगर ये अपन प्लस माइनस लगाएंगे तो ये बल्ब जल जाएगा, ये बल्ब जल जाएगा, क्योंकि ये आयनिक यौगिक है वो इसमें आयनों में विभक्त हो जाते हैं, प्लस और माइनस में। ये इस प्रकार यहाँ विलयन में प्लस और माइनस में विभक्त हो जाते हैं। Na प्लस और Cl माइनस में विभक्त हो जाते हैं। इस प्रकार ये Na प्लस बना लेता है और ये Cl माइनस बना लेता है, और ये आयनों में विभक्त होके विपरीत आवेश की तरफ दौड़ते हैं। जैसे प्लस है वो माइनस की तरफ दौड़ेगा और ये माइनस है वो प्लस की तरफ दौड़ेगा, इसलिए वो विद्युत का चालन करेंगे और ये इसलिए वो बल्ब भी यहाँ पर जलता है जैसे, ठीक है। तो इस प्रकार आयनिक यौगिक का एक लक्षण ये हो गया कि आयनिक यौगिक विद्युत का चालन करते हैं। जैसे कुछ आयनिक यौगिकों और आयनिक यौगिकों को इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से आयनिक यौगिक बनते हैं दोस्तों, इसलिए मजबूत होते हैं बहुत ही। इनके गलनांक और क्वथनांक बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे NaCl का गलनांक है 1074 है ना, लिथियम क्लोराइड का 887 है, कैल्शियम क्लोराइड का 1045 है, CO कैल्शियम ऑक्साइड का 2850 है। तो बहुत ज़्यादा गलनांक है। इसी प्रकार क्वथनांक भी बहुत ज़्यादा है। तो आयनिक यौगिक चूँकि इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बंध बनते हैं इसलिए मजबूत बंध होते हैं बच्चों, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक ज़्यादा होते हैं। तो इनके बारे में अपन देखो यहाँ पर पढ़ते हैं 1 by 1। भौतिक प्रकृति धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। ठोस होते हैं क्योंकि बंध मजबूत होता है तो अणु पास होते हैं, इसलिए ये ठोस और कठोर होते हैं। ये समान जब भंगुर होते हैं तो दाब डालने पर टूट जाते हैं। ये कठोर होते हैं तो दाब डालने पर ये टूट भी जाते हैं। गलनांक और क्वथनांक जैसे यहाँ बता रखा आयनिक यौगिक गलनांक होता है, क्वथनांक बहुत अधिक होते हैं, क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल को जोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनके मध्य आयन इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से मजबूत बंध बनता है। मजबूत बंध बनेगा बच्चों तो ये गलनांक और क्वथनांक भी क्या होंगे? उच्च होंगे। जल में ये घुलनशील होते हैं, क्योंकि जैसे ही इसको जल में मिलाया जाता है तो ये आयनों में विभक्त हो जाता है। जैसे मैंने अभी बताया, जैसे नमक है, नमक को अपन जल में घोलते हैं, नमक को जैसे ये जल में घोलते हैं, जल में घोलते ये आयनों में विभक्त हो जाते हैं, अर्थात आयनों में विभक्त होकर ये उसमें जल में घुल जाते हैं। तो कोई भी आयनिक यौगिक है जैसे नमक है वो जल में घुलनशील होता है, विद्युत का चालन करते हैं। ये मैंने अभी ऊपर समझाया कि आयनिक यौगिक है वो जैसे ही किसी विलयन में अपन विलयन आयनिक यौगिक का विलयन है वो आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं, अभी मैंने बताया।
ठोस अवस्था में ये आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते, इनका जलीय विलयन ही विद्युत का चालन करते हैं। क्योंकि ठोस विलयन अवस्था में ये इसके आयन है, ये आयनिक यौगिक वो आयनों में नहीं टूटते, और जलीय विलयन में ये आयनों में टूट जाते हैं और विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ, जैसे प्लस की ओर और माइनस की तरफ दौड़ते हैं बच्चों। इसलिए ये विद्युत का चालन करते हैं, जो मैंने ऊपर वाले यहाँ प्रयोग में आपको ये यहाँ पर समझाया था कि ये Na और प्लस आयनिक यौगिक का जलीय विलयन है, वो आयनों में टूट जाते हैं और प्लस वो माइनस की तरफ और माइनस वो प्लस की तरफ गमन करता है, जिससे विद्युत का चालन होता है। इसलिए आयनिक यौगिक विद्युत के चालक होते हैं। गलनांक व क्वथनांक कुछ होते हैं, ठोस होते हैं, ये इनके कुछ लाक्षणिक गुण हैं। उसी प्रकार अब अपन आगे पढ़ेंगे धातुओं की प्राप्ति। तो बच्चों, धातुएं भू प्रकृति की प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। खनिज और अयस्क में क्या अंतर है, ये थोड़ा सा बच्चों आप थोड़ा सा समझो। पृथ्वी की भू प्रकृति यानी जमीन है जो, उसकी भू प्रकृति यानी ऊपर की जो परत है जो उसमें होती है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व, जो कि जमीन के अंदर जो प्राकृतिक रूप से जो यौगिक तत्व पाए जाते हैं वो खनिज कहलाते हैं। और कुछ अयस्क किसको कहते हैं हम देखो, कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफी मात्रा में होती है जिसे निकालना लाभकारी होता है, उन खनिजों को अयस्क कहते हैं। खनिज तो बहुत सारे होते हैं लेकिन लाभकारी भी होना चाहिए उस खनिज को निकालना। जैसे कहीं बहुत सारा सोना, तांबा, चांदी पाया जाता है, उसमें अधिक मात्रा में सोना है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में तांबा और चांदी है, तो थोड़ी मात्रा में खनिज को निकालना लाभकारी नहीं होता। अधिक मात्रा में अगर खनिज जैसे सोना है उसको निकालना लाभदायक होता है, तो वो अयस्क हो गया उसका। जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है और उसको निकालना लाभदायक होता है वो अयस्क कहलाता है। उसके बाद में धातुओं का निष्कर्षण, उसके बाद कैसे इन धातुओं को निकालने के बाद में उसका कैसे अपन शोधन करते हैं, कैसे निष्कर्षण करते हैं, इसके बारे में बता रखा है। तो इसके बारे में 3 श्रेणियां बना रखी है धातुओं के निष्कर्षण के बारे में। तो ये है अधिक सक्रियता श्रेणी धातु, जिसमें पोटेशियम सबसे ऊपर है बच्चों। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये अधिक सक्रियता वाली धातु है और ये आयनों में विभक्त हो जाती है, इसलिए इनको विद्युत अपघट्य विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। और उसके बाद में बीच में आती है ये मध्यम श्रेणी की धातुएं, जिसमें जिंक, फेरिक, लेड और कॉपर आता है। इनको कार्बन के उपयोग से अपचयन करके इसको पृथक किया जाता है। और ये आती है सबसे कम क्रियाशील धातुएं, जो कि चांदी और सोना है। इसको प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित होती है, ये अपने आप शुद्ध होती हैं, ज़्यादा शुद्ध नहीं होती क्योंकि ये क्रियाशील नहीं होती, इसलिए इनको अलग से कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है शोधन करने के लिए। तो ये 3 रूप दे रखे हैं धातुओं के शोधन के, जिसमें अधिक क्रियाशील धातु ऊपर वाली है, इसको तो विद्युत अपघट्य द्वारा शोधन करते हैं। ये मध्यम क्रियाशील धातुएं, इनको अपन कार्बन के उपयोग से अपचयन करके पृथक कर लेते हैं। और ये निम्न क्रियाशील की धातुएं, सोना, चांदी, ये प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित होती हैं। फिर इनके करने के लिए अलग अलग टेबल दे रखी है। इस टेबल को समझो बच्चों अच्छी तरह से कि अयस्क जो यानी अधिक मात्रा में, अयस्क यानी जो अधिक मात्रा में उपस्थित तत्व है, अयस्क ये जो कि अधिक मात्रा में उपस्थित तत्व है, खनिज है जो कि अधिक मात्रा में उपस्थित है और जो लाभकारी वो अयस्क कहलाता है। अब अयस्क का सांद्रण सबसे पहले सांद्रण करते हैं। सांद्रण यानी उसको मिट्टी, धूल, कण ये छान लेते हैं। और सांद्रण करने के 3 तरीके हैं जो मैंने अभी बताए। उच्च अभिक्रियाशील धातुएं जो अभी मैंने बताई, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। मध्यम अभिक्रियाशील धातु जैसे जिंक, फेरिक और कॉपर है, जो अभी मैंने ऊपर बताई थी आपको। और निम्न अभिक्रियाशील धातुएं जैसे सोना और चांदी। तो उच्च अभिक्रियाशील धातुओं को गलित धातु का विद्युत अपघट्य, यानी इन धातुओं को गला लेते हैं, गलाकर उनका विद्युत अपघटन कर दिया जाता है। विद्युत अपघटन यानी विद्युत लगा दी जाती है, प्लस और माइनस लगा दी जाती है, इसलिए धातु एनोड की तरफ और कुछ धातु कैथोड की तरफ। तो शुद्ध धातु है वो एनोड की तरफ आ जाता है और इस प्रकार धातु अलग हो जाता है। इसको अपन पढ़ेंगे अभी आगे। उसी प्रकार मध्य अभिक्रियाशील धातुएं, उसमें 2 प्रकार की, इन धातुओं को अलग करने के 2 तरीके हैं। या तो इनके कार्बोनेट से अयस्क बना लो या इनके सल्फाइड अयस्क बना लो। तो कार्बोनेट अयस्क बनाते हैं उस विधि को निस्तापन कहते हैं, निस्तापन। और जो सल्फाइड अयस्क बनाते हैं यानी एस के साथ, उसको कहते हैं भर्जन। यानी कार्बोनेट अयस्क बनाते हैं उसको तो निस्तापन कहते हैं। इन्हीं धातुओं के जो मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं हैं, इनको 2 प्रकार से अलग करते हैं। या तो कार्बोनेट अयस्क बना लो या सल्फाइड अयस्क बनाओ इनके। अब कार्बोनेट अयस्क बनाते हैं और सल्फाइड अयस्क बनाते हैं, उनको 2 तरीके से अलग करते हैं। कार्बोनेट अयस्क को तो अलग करते हैं निस्तापन विधि द्वारा और सल्फाइड अयस्क को अलग करते हैं भर्जन विधि द्वारा बच्चों।
तो इसमें देखो निस्तापन और भर्जन, निस्तापन और भर्जन दोनों वह क्रिया हैं जिससे धातु ऑक्साइड में बदल जाता है। ये जो धातु है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करके धातु ऑक्साइड बना लेता है बच्चों। फिर इस धातु ऑक्साइड का अपन अपचयन करते हैं, अपचयन, धातु ऑक्साइड का अपचयन करके इसको किस में बदल देते हैं, कार्बन की उपस्थिति में अपचयन करते हैं और अपचयन करके इसको धातु में शुद्ध कर लेते हैं। तो ये जो मध्यम अभिक्रियाशील धातु है उनको शुद्ध करने का ये तरीका है बच्चों कि इसका सबसे पहले इसका कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क बनाते हैं। मध्य क्रियाशील धातु है इनका सबसे पहले कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क बनाते हैं। कार्बोनेट अयस्क है वो निस्तापन विधि से अलग धातु ऑक्साइड में बदलता है और सल्फाइड अयस्क है उसको भर्जन के द्वारा वो किस में बदलता है, धातु ऑक्साइड में बदलता है। ये इनको कार्बोनेट इन धातुओं को सबसे पहले तो सल्फाइड अयस्क में बदल जाता है, सल्फाइड अयस्क में भर्जन विधि द्वारा इसको धातु ऑक्साइड में बदलते हैं। तो ये धातु ऑक्साइड में बदलने से धातु को धातु ऑक्साइड में बदलने की दो विधि है। ये तो कार्बोनेट से इसकी क्रिया करो और सल्फाइड की इसकी क्रिया करो। अगर सल्फाइड अयस्क है तो उसको भर्जन करके धातु ऑक्साइड में बदलते हैं और अगर कार्बोनेट अयस्क है तो उसको निस्तापन क्रिया द्वारा किस में बदलते हैं बच्चों, धातु ऑक्साइड में बदलते हैं। और अगर सल्फाइड अयस्क है तो इसको भर्जन की विधि द्वारा, किसकी विधि द्वारा, भर्जन की विधि द्वारा इसको इसमें बदलेंगे अपन, भर्जन की विधि द्वारा यहाँ पर सल्फाइड अयस्क में बदलेंगे। तो ये सल्फाइड अयस्क को भर्जन की विधि से धातु ऑक्साइड में बदलते हैं और कार्बोनेट अयस्क को निस्तापन की विधि द्वारा धातु ऑक्साइड में बदलते हैं। अर्थात धातु ऑक्साइड में बदलने की ये दो प्रक्रिया है, निस्तापन और भर्जन। और फिर उसको धातु में अपचयित कर लेते हैं और धातु से धातु निष्कर्षित कर लेते हैं। उसी प्रकार निम्न अभिक्रियाशील धातु जैसे सोना और चांदी, इनको अलग करने के लिए सबसे पहले इनको सल्फाइड अयस्क में बदलते हैं, सल्फाइड अयस्क में, फिर उसका भर्जन कर लेते हैं। चूंकि सल्फाइड अयस्क है उसका सिर्फ भर्जन ही होता है बच्चों, सल्फाइड अयस्क में निस्तापन नहीं होगा, निस्तापन कार्बोनेट अयस्कों का होगा। इसलिए अगर सल्फाइड अयस्क आ गया तो उसमें भर्जन की क्रिया ही होगी। फिर भर्जन को धातु में बदल देते हैं और धातु का परिष्करण यानी शुद्ध कर लेते हैं। तो ये धातु का सांद्रण, धातु को इनके अयस्क से धातु प्राप्त करने की तीन विधियां दे रखी है। उच्च अभिक्रियाशील धातुओं के लिए अलग है, मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं के लिए अलग है और निम्न अभिक्रियाशील धातुओं के लिए अलग है। उच्च अभिक्रियाशील धातुओं को तो कुछ नहीं, गलाकर और फिर उसमें विद्युत लगा दी जाती है जिससे शुद्ध हो जाते हैं, वो एनोड की तरफ शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं, बड़ा आसान है। मध्यम क्रियाशील धातुओं के लिए उसको कार्बोनेट अयस्क में बदल देते हैं, जो कार्बोनेट के साथ क्रिया करते हैं उनको कार्बोनेट अयस्क में बदल देते हैं, जो सल्फाइड अयस्क के साथ क्रिया करते हैं वो सल्फाइड अयस्क में बदल देते हैं। फिर इनको इस सल्फाइड अयस्क को तो भर्जन की विधि द्वारा ऑक्साइड में बदलते हैं और कार्बोनेट अयस्क को निस्तापन विधि द्वारा ऑक्साइड में बदलते हैं। फिर इन ऑक्साइडों का अपचयन करते हैं कार्बन की उपस्थिति में और फिर उसको धातु में बदल देते हैं। तो इस प्रकार ये तीन विधियां हैं बच्चों जो कि अपन अलग से आगे पढ़ेंगे। अयस्कों का समृद्धीकरण, पृथ्वी में खनिज अयस्कों से मिट्टी, रेत आदि जैसे कई अशुद्धियां होती है उन्हें गैंग कहते हैं। तो ये कई बार बच्चों को प्रश्न आ जाता है गैंग किसे कहते हैं। तो जमीन से जो अयस्क निकलते हैं, धातु निकलते हैं, उनमें मिट्टी और रेत की जो अशुद्धियां लगी होती है उन अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण परिभाषा है, याद रखना। फिर सक्रिय श्रेणी के नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण, कि सक्रिय श्रेणी से जो नीचे धातु आती है उनका निष्कर्षण अपन कैसे करते हैं। तो ये सक्रिय श्रेणी से नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण जैसे जिंक है, सिनेबार, अब इसका नाम बहुत महत्वपूर्ण है, ये याद करना, ZnS को अयस्क का नाम है सिनेबार अयस्क कहते हैं इसको। उसी प्रकार ये सिनेबार अयस्क में चूंकि सल्फाइड है तो इसको सबसे पहले सल्फाइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्साइड में बदलते हैं और इस ऑक्साइड का तापन करके Hg धातु प्राप्त अलग से कर लेते हैं मरकरी का। तो ये एक मरकरी का शुद्धिकरण है कि इसको मरकरी से ऑक्साइड में बदल के सल्फाइड को ऑक्साइड में बदलते हैं और उस ऑक्साइड को फिर धातु में बदल लिया जाता है। उसी प्रकार जैसे ये क्यूप्रस सल्फाइड है, तांबे का अयस्क है, तो ये क्यूप्रस सल्फाइड है, इसको भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपन गर्म करते हैं तो ये क्यूप्रस ऑक्साइड बन जाता है और इस क्यूप्रस ऑक्साइड को फिर अपन आसानी से अपचयित करके कॉपर में बच्चों बदल लेते हैं। तो ये सक्रिय श्रेणी से नीचे वाली धातुओं का शोधन करने के लिए। फिर मध्यम
ये मध्यम में स्थित धातुओं का निष्कर्षण जो अपन ने अभी टेबल पढ़ी थी उसमें 3 प्रकार की थी, उच्च श्रेणी, सक्रिय श्रेणी और मध्यम श्रेणी। तो ये मध्यम श्रेणी धातु जिसमें लोहा, जिंक, लेड, कॉपर आता है, इन धातुओं की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। इनकी अभिक्रियाशीलता क्या होती है? मध्यम होती है। तो इनको शुद्ध करने के लिए जो अभी विधि अपन ने दी थी कि या तो इनको सल्फाइड एस में बदल दो या फिर इसको कार्बोनेट एस में बदल दो। इन दोनों में से एक एस में इनको बदलना पड़ता है, ये तो सल्फाइड एस में बदल दो या कार्बोनेट। अब भर्जन और निस्तापन में अंतर क्या है बच्चों, ये कई बार पूछा जाता है, इसलिए ये अपने आप में मोस्ट बनता है। सल्फाइड क्या है? सल्फाइड एस को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है, इस क्रिया को भर्जन कहते हैं। यानी वायु की उपस्थिति में अगर सल्फाइड एस का है, सल्फाइड एस को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, इसको भर्जन कहते हैं बच्चों। जबकि कार्बोनेट एस को सीमित वायु यानी कम वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं और उनको ऑक्साइड में बदलते हैं, तो ये निस्तापन कहलाता है। यानी कहने का अर्थ है बच्चों की सल्फाइड एस को वायु की उपस्थिति यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो वो भर्जन कहलाता है, और कार्बोनेट एस को कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में या ऑक्सीजन सीमित ऑक्सीजन यानी न के बराबर ऑक्सीजन हो, वायु हो, उसकी उपस्थिति में गर्म करते हैं तो निस्तापन कहते हैं। तो बड़ा अंतर ये हो गया बच्चों की भर्जन है वो वायु की उपस्थिति में होता है, अधिक वायु की उपस्थिति में होता है, और निस्तापन है वो कम वायु की उपस्थिति में होता है। इसमें वायु ऑक्सीजन है वो सीमित मात्रा में होती है, जबकि भर्जन में है ऑक्सीजन है वो अधिक मात्रा में होती है। पहला अंतर। दूसरा अंतर बच्चों ये हो गया कि भर्जन है वो सल्फाइड एस्को में होता है, जबकि निस्तापन है वो कार्बोनेट एस्को में होता है। तो ये भर्जन और निस्तापन में 2 अंतर हो गए। कई बार प्रश्न आ जाता है 10th में बोर्ड में कि भर्जन और निस्तापन में अंतर क्या है। तो एक तो ऑक्सीजन का अंतर हो गया कि एक तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और एक ऑक्सीजन की सीमित मात्रा में होता है। एक सीमित मात्रा में यानी कम मात्रा में होता है, तो ये कम मात्रा में होता है, ये कम मात्रा में हो जाता है बच्चों, और ये अधिक मात्रा में होता है। ये ऑक्सीजन की अधिक मात्रा में होता है भर्जन, और निस्तापन है ये ऑक्सीजन की कम मात्रा में होता है। भर्जन है वो सल्फाइड एस्को का होता है और निस्तापन है वो कार्बोनेट एस्को में होता है। तो ये 2 बहुत ही बड़े अंतर हैं बच्चों। तो ये इसके बाद में, और ये देखो जैसे ये सल्फाइड है इसके जिंक सल्फाइड, इसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करके जिंक ऑक्साइड बना दिया और फिर इस जिंक ऑक्साइड को कार्बोनेट में बदल दिया। जिंक ऑक्साइड है ये तो सल्फाइड है इसका, ये तो भर्जन है, ये तो देखो भर्जन की क्रिया है क्योंकि सल्फाइड है इसका इसलिए भर्जन है। इसमें भर्जन में भी ऑक्साइड में बदला जाएगा और निस्तापन में भी ऑक्साइड में बदला जाएगा। बदलना इन दोनों को ऑक्साइड में ही है, जिंक ऑक्साइड में, और ये जिंक ऑक्साइड दोनों जिंक एस्क हैं। उसको जिंक सल्फाइड को अगर अपन ऑक्सीजन की अधिक मात्रा में क्रिया करा के अगर जिंक ऑक्साइड में बदलते हैं तो ये भर्जन कहलाता है। और जिंक कार्बोनेट को, यहाँ दोस्तों बच्चों देखो ये अंतर है, ये जिंक कार्बोनेट है, ये कार्बोनेट है। कार्बोनेट को अगर अपन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति समझ लो आप, यहाँ देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति है यहाँ पर भर्जन में, जबकि निस्तापन में यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, अर्थात सीमित मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में ऑक्सीजन होती है। इसको गर्म करने पर अगर जिंक ऑक्साइड में बदलते हैं तो ये कहलाती है निस्तापन। तो ये निस्तापन और भर्जन की एक उदाहरण है। दोनों आप उदाहरण दे सकते हो अंतर लिख के, ये दो अंतर लिख के और आप उदाहरण दे सकते हो। तो 2 अंतर बच्चों क्या हो गया? पहला अंतर हो गया कि भर्जन है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि निस्तापन है वो ऑक्सीजन की कम मात्रा में होता है। दूसरा भर्जन है वो सल्फाइड एस्कों का होता है, सल्फाइड एस्कों का जिसमें एस है, और निस्तापन है वो कार्बोनेट एस्कों का होता है जिसमें CO3 है। तो ये 2 अंतर हैं। और यहाँ पर एक ये जिंक सल्फाइड और ये जिंक कार्बोनेट, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर होता है जिंक ऑक्साइड में बदलता है तो ये भर्जन है, और अगर जिंक कार्बोनेट है वो सीधा गर्म करके जिंक ऑक्साइड में बदलता है तो ये निस्तापन है। तो बच्चों देखो बन क्या रहा है, जिंक ऑक्साइड इसमें बन रहा है, जिंक ऑक्साइड भी इसमें बन रहा है, अर्थात अयस्क से जिंक ऑक्साइड बना रहे हैं अपन, लेकिन इसकी विधि 2 अलग अलग है, एक भर्जन और एक भर्जन है। इनकी विधि अलग अलग है, एक को भर्जन कहते हैं, दूसरे को निस्तापन कहते हैं। तो ये भर्जन और निस्तापन में अंतर है जो कि एक महत्वपूर्ण, आप अच्छी तरह से इसको देख लेना दोस्तों।
उसके बाद में जैसे ही ऑक्साइड बन जाता है, जिंक ऑक्साइड अपन ने भर्जन हुआ या निस्तापन किसी भी विधि से बनाया हो, उसको कार्बन की उपस्थिति में अपचयित कराते हैं और अपचयन करा के शुद्ध जिंक धातु प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जिंक से सीधा जिंक धातु, ये जिंक का अयस्क था, इसको सबसे पहले ऑक्साइड में बदला बच्चों, और ऑक्साइड को कार्बन की क्रिया करा के किस में बदल दिया, धातु में बदल दिया। ये धातु शुद्ध हो जाती है। यहाँ पर ये शुद्ध धातु अपन को प्राप्त हो जाती है जिंक की। तो कार्बन कोयले का उपयोग कर धातु की ऑक्साइड को धातु में अपचयित करने के अलावा विस्थापन अभिक्रिया का भी उपयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार अपन ने क्या किया, जो मध्यम श्रेणी की धातुएं थी उनको इसी विधि से अपन अलग सबको करते हैं। सब उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो अयस्क है उसको ऑक्साइड में बदलते हैं, और जो ऑक्साइड बना, जैसे ये ऑक्साइड बन गया, उस ऑक्साइड को कार्बन की उपस्थिति में अपचयित कर लेते हैं और जिंक धातु प्राप्त कर लेते हैं। चाहे जिंक हो, लोहा हो, एल्यूमिनियम हो, ये सब मध्यम श्रेणी की धातु है, तो इसको प्राप्त करने की ये विधि है बच्चों। इसी प्रकार एल्यूमिनियम को अपन प्राप्त कर सकते हैं, और ये अभिक्रिया थर्मट अभिक्रिया कहलाती है। ये बहुत ही मोस्ट है कि इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि अभिक्रिया जो कि फेरिक ऑक्साइड है, यानी फेरिक ऑक्साइड को अपन फेरिक में बदल रहे हैं, इसमें लोहे में अपचयित करने का है, तो ये थर्मट अभिक्रिया कहलाती है। तो कई बार आ जाती है, इसलिए इसको भी एक बार अच्छी तरह से आप से ऊपर वाली धातुओं का निष्कर्षण देखते हैं अब, कि सक्रिय श्रेणी से ऊपर वाली धातु सोना, चांदी, जो ये सोडियम, पोटेशियम, इनका निष्कर्षण कैसे करते हैं। तो इनका विद्युत अपघट्य लगा के शोधन करते हैं। पहले भी बताया था मैंने उस सारणी में भी। तो जैसे सोडियम है वो प्लस है, तो कैथोड पर जाएगा, जो माइनस पर एक इलेक्ट्रॉन त्याग के एक इलेक्ट्रॉन लेकर और Na बना देता है। ये Na ये माइनस की तरफ जाएगा, इन कैथोड पर अभिक्रिया होगी ये, और सोडियम है वो कैथोड पर जमता जाएगा। उसी प्रकार एनोड पर है, जो कि पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, इसको एनोड कहते हैं, ये प्लस होता है। एनोड हमेशा प्लस होता है और कैथोड हमेशा माइनस होता है। तो क्लोरीन चूँकि माइनस है, चार्ज आवेशित है, तो ये एनोड पर जाएगी और Cl2 मुक्त करेगी, यहाँ क्लोरीन गैस मुक्त होता रहेगा। तो NaCl के विलयन में जब अपन इलेक्ट्रोड लगाते हैं कैथोड और एनोड, तो NaCl वो Na+ और Cl- में टूट जाता है, और Na+ है वो एक इलेक्ट्रॉन कैथोड से लेकर, चूँकि कैथोड ऋणावेशित है इसलिए इससे एक इलेक्ट्रॉन लेके सोडियम में अपचयित हो जाता है, और क्लोरीन है वो इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, क्योंकि एनोड के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो इसको इलेक्ट्रॉन दे के और ऑक्सीकरण होके और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और क्लोरीन बना लेगा। इस प्रकार NaCl के विलयन में एनोड पर क्लोरीन और कैथोड पर सोडियम जमता जाता है। इसको अपन विद्युत अपघट्य द्वारा अलग करते हैं। और ये सोडियम, जैसे इसको यहाँ पर जो पहले भी समझा रखा था, पिछले चैप्टर में भी अपन ने ये समझा है कि ये इलेक्ट्रोड की विधि है, आवेशित धनावेश और ऋणावेश लगा के और विद्युत अपघटनों को अलग करने की विधि है। इसे आसानी से इसमें अपन विद्युत अपघटनों को अलग किया जा सकता है। फिर धातुओं का निष्कर्षण होता है। धातुओं का निष्कर्षण है वो अपन इसमें देखते हैं। देखो, तो इस डायग्राम में जैसे तांबे का विद्युत अपघटन परिष्करण, अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन, तो इसमें धातुओं का निष्कर्षण करने के लिए सबसे पहले अपन को जिस धातु का निष्कर्षण करना है, अर्थात जिस धातु का अपन को शोधन करना है, उसी धातु का विलयन इसमें लिया जाता है बच्चों। जैसे कॉपर धातु का अपन को शुद्ध करना है, तो कॉपर धातु का ही विलयन इसके अंदर लिया जाता है। जैसे कॉपर सल्फेट, यहाँ पर अपन ने कॉपर सल्फेट ले रखा है, तो कॉपर धातु का शोधन करने के लिए या कॉपर धातु को अलग करने के लिए इसके अंदर कॉपर का ही विलयन लिया जाता है। जैसे इसमें कॉपर सल्फेट ले लिया, और उन्हीं धातु के, जिस धातु का अपन शोधन कर रहे हैं बच्चों, उन्हीं धातु का इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड उन्हीं धातुओं के होते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि जो कैथोड है वो शुद्ध कॉपर का होता है, और जो एनोड है वो अशुद्ध कॉपर का होता है। ये ध्यान रखना है। यानी प्लस यानी एनोड वो अशुद्ध कॉपर का होता है बच्चों, अशुद्ध कॉपर का। और कैथोड है, ये जो कैथोड है ये शुद्ध कॉपर का होता है, ये शुद्ध कॉपर का है। ये कैथोड है और ये एनोड है।
तो इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन होता है। कॉपर सल्फेट में कॉपर 2+ और सल्फेट SO4 2- आयनों में विभक्त हो जाता है। जैसे ही इसके अपन प्लस- बैटरी लगाते हैं यहाँ पर, और बैटरी लगाते ही इसमें विद्युत प्रवाह होता है। प्रवाह होते ही ये जो कॉपर सल्फेट का जो विलयन था वो अपने आयनों में विभक्त हो जाता है बच्चों। आयनों यानी Cu2+ और SO4- में विभक्त हो जाता है। अब चूंकि Cu2+ है तो इसमें 2 प्रकार की अभिक्रिया होती हैं। ये 2 प्रकार की अभिक्रिया ही महत्वपूर्ण है बच्चों। ये 2 प्रकार की अभिक्रिया देखो कौन सी होती है। इलेक्ट्रोड लगाने के बाद में जो ये 2 प्रकार की अभिक्रियाएं संपन्न होती है, ये महत्वपूर्ण है। इसमें पहली अभिक्रिया अपने अगर इसमें देखा जाए तो देखो ये इलेक्ट्रोड है, इस पर क्या होती है, जो कैथोड है, कैथोड यानी माइनस की तरफ जाएगा कॉपर, प्लस वाला माइनस की तरफ जाएगा। तो प्लस वाला जो कॉपर सल्फेट है वो माइनस की तरफ जाएगा, वहां से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। जैसे मैंने इसकी अभिक्रिया यहाँ पर लिख रखी है ये बच्चों। तो कॉपर 2+ है विलयन में से, इस विलयन में कॉपर 2+ है और SO4 2- है। तो ये कॉपर 2+ है वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ग्रहण किससे करेगा? इस छड़ से, कॉपर की इस छड़ से। क्यों? क्योंकि ये छड़ माइनस इलेक्ट्रॉन है इसके पास, क्योंकि माइनस आवेश होता है। तो इसलिए ये इससे 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और ये कॉपर में अपचयित हो जाता है। कॉपर में अपचयित, तो अपचयन की अभिक्रिया यहाँ पर संपन्न होती है। कहाँ पर? कैथोड पर। और जैसे जैसे ये विलयन में से कॉपर है 2+ है, कॉपर आयन है, वो इस पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके यहाँ जमते जाएंगे बच्चों, जमते जाएंगे इसके ऊपर। इस प्रकार कैथोड पर, जो कि पहले से शुद्ध कॉपर का अपन इसलिए लेते हैं क्योंकि कैथोड पर विलयन में से कॉपर कैथोड पर जमता जाता है, विलयन में से इस पर जमता जाता है कॉपर, जो भी धातु है वो इस पे जमता जाता है। इसलिए हमेशा अपन कैथोड है वो शुद्ध कॉपर की लेते हैं, क्योंकि विलयन में से शुद्ध कॉपर निकल के अपचयित हो के इस पे जमता जाएगा। इस प्रकार विलयन में से सारा कॉपर जमकर ये कैथोड की छड़ है वो मोटी होती जाएगी, क्योंकि विलयन का सारा इसमें कॉपर जमता जाएगा। अर्थात इसको अपचयन की विधि अपन कहते हैं। इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ये और कॉपर को अपचयित किस में हो जाएगा? कॉपर आयन है वो कॉपर में अपचयित हो जाएगा। उसी प्रकार एनोड पर क्या होगा? एनोड पर दोस्तों ये अभिक्रिया होगी। देखो जो कॉपर की छड़ है वो छड़ 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके कॉपर प्लस बनाती रहेगी। अर्थात ये छड़ है, ये कॉपर प्लस बना रही है। देखो यहाँ पर ये कॉपर 2+ बना रही है, आयन बना रही है। ये कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके ऑक्सीकृत होती जाएगा कॉपर किसमें? कॉपर 2+ में। तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगी। इससे कॉपर निकलता जाएगा, इससे कॉपर बच्चों निकलता जाएगा, इससे कॉपर निकल के विलयन में घुलता जाएगा। इससे ये कॉपर निकल रहा है और निकल के विलयन में घुल रहा है, ऐसे इससे कॉपर निकल के विलयन में घुलता जाएगा। और विलयन का जो कॉपर है बच्चों, और जो विलयन का कॉपर है वो इस पे जमता जाएगा। इसका मतलब ये छड़ तो पतली होती जाएगी एनोड की, तो और जो शुद्ध कॉपर की है, तो इससे शुद्ध कॉपर निकल के विलयन में घुलेगा। और जो विलयन का कॉपर है कॉपर प्लस आयन है, मतलब इससे कॉपर प्लस आयन बन रहा है और 2+ आयन, और जो कॉपर 2+ आयन है विलयन में वो किस पे जम रहा है? कैथोड पर जम रहा है। तो कैथोड पर जमने के कारण कैथोड की छड़ मोटी होती जाएगी और ये छड़ है वो पतली हो जाएगी, जो पहले से ही अशुद्ध है। इससे सारा शुद्ध कॉपर इसमें घुल जाएगा विलयन में, और विलयन से जो कॉपर है वो इसमें कैथोड पर जमता जाएगा। इस प्रकार विलयन में से भी कॉपर अलग हो जाएगा और इस अशुद्ध छड़ से भी, जो को अपन को शुद्ध करना पड़ता है, या इसकी छड़ है उससे भी कॉपर शुद्ध होकर इस छड़ पे जमता जाएगा। इस प्रकार बच्चों अपन शुद्ध कॉपर प्राप्त कर लेंगे। तो कैथोड पर जो सारा कॉपर है वो शुद्ध जमता जाता है। तो कहने का अर्थ है कि एनोड पर तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है और कैथोड पर अपचयन अभिक्रिया संपन्न होती है। जैसे यहाँ पर देख लो, कैथोड पर अपचयन हो रहा है और उसमें इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसको अपचयन कहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है इसलिए इसको ऑक्सीकरण कहते हैं। तो एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है और कैथोड पर हमेशा अपचयन अभिक्रिया संपन्न होती है। तो ये NaCl का है, जबकि यहाँ पर अपन धातु की बात कर रहे हैं, जो शुद्ध धातु है उसकी बात करते हैं। तो इस प्रकार इसमें समझा रखा है ये सारा की सारा। और एनोड के नीचे
एनोड के नीचे अशुद्धियाँ यहाँ पर जमती जाएगी। विलयन में जो भी अशुद्धियाँ, जैसे इसमें अविलेय अशुद्धियाँ एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती है, जिसे एनोड पंख कहते हैं। तो ये भी बच्चों मोस्ट है, कई बार पूछ लेते हैं एनोड पंख किसे कहते हैं। तो इस प्रकार जो विद्युत अपघटनी परिष्करण, इसका नाम है विद्युत अपघटनी परिष्करण, यानी विद्युत अपघटन द्वारा कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड आदि जैसे अनेक पदार्थों का शोधन किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, उसको विद्युत अपघटनी शोधन या परिष्करण कहते हैं। तो इसमें जो एनोड के नीचे जो भी यहाँ पर ये बच्चों ये जो जम रहा है, इसको एनोड पंख कहते हैं, जो अशुद्धियाँ है। तो इस प्रकार ये एनोड, जैसे इसमें देखो लिख भी रखा है, अशुद्ध तांबा एनोड है, जबकि शुद्ध तांबे की पट्टी कैथोड का कार्य करती है। विद्युत द्वारा प्रवाहित करने पर शुद्ध तांबा कैथोड पर निक्षेपित हो जाता है, यानी ये शुद्ध तांबा है, इससे निकल के कहाँ चला जाता है, सारा विलयन में आता है, और विलयन से निकल के यहाँ चला जाता है। कहने का अर्थ है इससे गुड़ कर इसमें आ जाता है कैथोड पर। तो इस प्रकार कैथोड इस तांबे का शोधन बच्चों हो जाता है। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। संक्षारण क्या है? अपन ने बच्चों देखो तीनों प्रकार की धातुओं का शोधन कर लिया है, कि जो निम्न श्रेणी की धातुओं का शोधन अपन ने कर लिया। निम्न श्रेणी की धातुओं का शोधन कैसे होता है? ये सक्रिय श्रेणी के मध्य में स्थित धातु, ये सक्रिय श्रेणी के सक्रिय श्रेणी से नीचे वाली धातुओं का शोधन। नीचे वाली धातुओं का शोधन करने के लिए सबसे पहले सल्फाइड को ऑक्साइड में बदलते हैं, और ऑक्साइड से धातु में बदल जाते हैं। उसके बाद में दूसरा टॉपिक आता है अपना सक्रिय श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का शोधन। तो मध्य में स्थित धातुओं का शोधन करने के लिए भर्जन व निष्ठापन विधि से अयस्क को पहले ऑक्साइड में बदलते हैं। ऑक्साइड में बदलने के बाद में उसको कार्बन से अपचयित करके धातु में बदल जाते हैं। ये मध्यम श्रेणी का है, और ये है सक्रिय श्रेणी में सबसे ऊपर वाली धातुओं का शोधन है, वो इसमें विद्युत अपघट्य विधि द्वारा होता है। तो इस प्रकार ये धातुओं के शोधन की तीनों प्रकार की धातुओं शोधन विधियाँ पढ़ चुके हैं अपन। अब है संक्षारण। संक्षारण क्या है? ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है, इसमें से प्रश्न आता है। तो संक्षारण है यानी जंग लगने की क्रिया, किसी लोहे पर, तांबे पे, चांदी पे। तो बच्चों ये कोई जरूरी नहीं है कि लोहे पे जंग लगता है। खुली छोटी वस्तु जैसे सिल्वर की वस्तु है वो काली हो जाती है, सिल्वर की वस्तु पर भी जंग लगता है। चांदी पर चांदी काली हो जाती है। कॉपर है, कॉपर पर जंग लगता है तो वो हरे रंग की परत चढ़ जाती है, और लोहे पर जंग लगने पर वो भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो कहने का अर्थ है सिल्वर यानी चांदी, कॉपर यानी तांबा और लोहे आदि धातुओं पर जो जंग लगती है, नमी और वायु की उपस्थिति में जो जंग लगने की क्रिया है, उसी को ही संक्षारण बच्चों कहते हैं। तो इसमें कई बार प्रश्न पूछ लेते भी कि चांदी पर जंग लगने पर कैसी परत चढ़ती है? तो चांदी पर काली परत चढ़ती है, चांदी पर काली परत चढ़ती है, तांबे पे हरी परत चढ़ती है। जंग की कौन सी परत बच्चों? हरी। और लोहे पर भूरे रंग की परत जमती है, जो आप जानते हो। तो इस प्रकार ये संक्षारण है। इसकी ये अपने विधि बता रखी है कि कैसे कैसे किसी मतलब लोहे पर भूरे रंग की परत जमती है, ये बता रखा है इसमें। उसके बाद में अपन आगे अगर चलें तो संक्षारण से सुरक्षा। संक्षारण तो बच्चों हो गया कि जंग लगने की क्रिया धातुओं पर, जैसे लोहे पर, चांदी पर, तांबे पे। अब इसकी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? तो इसमें भी महत्वपूर्ण बिंदु है कि इसकी सुरक्षा कैसे की जा सकती है। तो सबसे पहले तो पेंट करके, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि पेंट करके इसको सुरक्षा कैसे। कोई लोहे पर है वो पेंट कर दिया चाहे ताकि वो सीधा वायु के संपर्क में नहीं आए, नमी के संपर्क में नहीं आए। तेल लगाकर चिकना आगे तेल पॉलिश करके कर सकते हैं, या ग्रीस लगाकर, जो अपन कहते हैं ग्रीस लगाकर भी इसका शोधन। तो ये तीन तो प्रकार ही हो गए। और चौथा है यसद लेपन। ये महत्वपूर्ण है, यसद लेपन। लोहे की वस्तु पर जस्ते की परत चढ़ाकर, यानी लोहे की वस्तु पर जस्ते की परत चढ़ा दो तो जस्ता है वो कम क्रियाशील होता है, तो जस्ते पर कभी जंग नहीं लगता। क्रोमियम या दूसरा क्रोमियम लेपन, ये क्रोमियम का लेपन कर दो, या एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। ये बहुत सारी विधियां हैं कि पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, यसद लेपन यानी लोहे की धातु पर जिंक की परत चढ़ा के, या क्रोमियम की परत चढ़ा दो। जैसे साइकिल है, साइकिल का जो अपन हैंडल है उस पर क्रोमियम की परत चढ़ी हुई होती है। वो लोहे का होता है लेकिन लगता जैसे स्टील जैसा है, लेकिन उसमें क्रोमियम की परत चढ़ी होती है। इसलिए अपन ऐसी लोहे पर एक ऐसी धातुओं की परत चढ़ा दें जो कि कम क्रियाशील हो और वो उस पर जंग नहीं आता हो, तो उसको
एक ये भी क्रिया है। उसमें अगर अपन लोहे की धातु पर किसकी, जैसे बच्चों इसको ध्यान से पढ़ना, ये मोस्ट है कि लोहे की धातु पर एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ा देने की विधि को यसद लेपन कहते हैं। तो कई बार परिभाषा पूछ लेते हैं कि यसद लेपन किसको कहते हैं। तो यसद लेपन यानी लोहे एवं इस्पात को जंग लगने से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जो जिंक धातु की परत चढ़ा देते हैं, इसे ही यसद लेपन कहते हैं। तो ये 2-4 तरीके हैं जिससे कि उसको सुरक्षित रखा जा सकता है। तो संक्षारण क्या है, जंग लगना संक्षारण है, और उसको सुरक्षित रखने के तरीके क्या हैं। तो ये तरीके बच्चों 1, 2, 3 ग्रीस लगा कर, 4 यसद लेपन करके, 5 क्रोमियम पर चढ़ा के, ये 5 तरीके हैं जिससे इसको जंग से बचाया जा सकता है, संक्षारण से। उसके बाद में नीचे एक परिभाषा दे रखी है बच्चों, 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्रातु कहते हैं। ये भी मोस्ट है परिभाषा कि मिश्रातु किसे कहते हैं। तो ये 2 या 2 से अधिक धातुओं को आपस में मिलाते हैं, उसको क्या कहते हैं, मिश्रातु कहते हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है, वो जरूर आपको देखना चाहिए। उससे पहले ये थोड़ा सा लिख रखा है कि 24 कैरेट सोना शुद्ध होता है, और अगर इसमें थोड़ा सा चांदी व तांबा मिला दिया जाता है तो ये सोना है वो 22 कैरेट बन जाता है और अशुद्ध होता है। इसके बाद में अपन जैसे ये कहते हैं अमलगम कहते हैं। तो यदि कोई एक धातु पारद है यानी पारा है, तो उसके मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। यानी 1-2 धातुओं को मिलाया जाए जिसमें एक पारा है, तो वो क्या कहलाता है, अमलगम कहलाता है, अमलगम कहलाता है। तो इस कुछ मिश्र धातुओं के उदाहरण है, जैसे दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कॉपर व जिंक की मिश्र धातु को पीतल कहते हैं, और कॉपर और टिन की मिश्र धातु को कांसा कहते हैं। तो ये मैंने कुछ महत्वपूर्ण है उदाहरण जो लिख रखे हैं। यहाँ नीचे देखो, पीतल वो कॉपर और जिंक की मिश्र धातु है। जिंक और कॉपर को मिलाने पर पीतल बनता है, और कॉपर और टिन को मिलाने पर कांसा बनता है। ये दोनों ही मिश्र धातु महत्वपूर्ण है, इसलिए ये याद करना चाहिए। कई बार आ जाता है पीतल में क्या क्या मिला हुआ है, कॉपर व जिंक, कांसे में क्या मिला हुआ है, कॉपर व टिन। तो ये महत्वपूर्ण मिश्र धातु हैं। इसके अलावा एक और मिश्र धातु भी दे रखी है आपके, मिश्र धातु सोल्डर में लेड और टिन होता है, तो ये मिश्र धातु के बारे में हो गया बच्चों। इसके बाद में इसके आपके महत्वपूर्ण प्रश्न दे रखे हैं ये, तो इनके बारे में भी अपन करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे ये निम्न से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु, यानी जो सक्रियता श्रेणी मैंने समझाई थी उसके आधार पर अपन कर सकते हैं। उसी प्रकार लोहे के फ्लाइंग पैन को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है, तो अभी बताया था, ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ा के, उपरोक्त सभी तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है और ये जल में विलय, तो ये कैल्शियम के जो हैं वो जल में विलय होते हैं। उसी प्रकार खाद्य पदार्थों के डिब्बे पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक जिंक का लेप होता है। ये अवैध की क्वेश्चन है, और ये है प्रमुख क्वेश्चन यहाँ पर कि आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार दे दिया जाए तो आप कैसे इसमें जोड़ दोगे, ये तो आपको जोड़ते हैं। फिर अभ्यधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। 2 अभ्यधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण दीजिए। अभ्यधर्मी ऑक्साइड यानी जो अम्ल व क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता हो, वो अभ्यधर्मी ऑक्साइड कहलाता है। जैसे ये 2 उदाहरण मैंने दिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये अभ्यधर्मी ऑक्साइड होते हैं। ठीक है। फिर 2 धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल को, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे, या 2 धातुओं जो ऐसा नहीं कर सकती। तो जो अपने टेबल देखी थी उसे हाइड्रोजन के ऊपर वाली हैं, वो तो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगी, और जो हाइड्रोजन के नीचे जो धातु आती हैं जैसे सोना और चांदी, ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती बच्चों। जबकि उस हाइड्रोजन से जो ऊपर आती हैं जैसे फेरिक है, जिंक है, सोडियम है, ये सारे हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। तो ये टेबल मैंने पीछे आपको बताई थी, समझा रखी है। फिर किसी धातु M के विद्युत अपघट्य परिष्करण में आप एनोड, कैथोड विद्युत अपघट्य किसका बनाएंगे, तो अभी अब मैंने बताया था, प्रयोग में समझाया था कि जिस धातु का विद्युत शोधन करना उसी धातु का तो अपन देंगे शुद्ध कैथोड लेंगे, उस धातु का तो अपन लेंगे शुद्ध कैथोड, और शुद्ध एनोड लेंगे, उसी धातु का शुद्ध एनोड लेंगे बच्चों।
और उसी धातु का विद्युत अपघट्य अपन लेते हैं, उसी धातु का विद्युत अपघट्य जिस धातु का शोधन करते हैं। जैसे मान लो अपन को तांबे को शुद्ध करना है तो तांबे का ही विद्युत अपघट्य लेंगे, तांबे का ही अशुद्ध एनोड लेंगे और तांबे का ही शुद्ध कैथोड लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। महत्वपूर्ण प्रश्न में बता देता हूँ आपको बच्चों। लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके बताए, तो अभी जिंक का लेप व पेंट, ये दो तरीके हो गए। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त हो गया धातु कैसा ऑक्साइड बनाते हैं, Cu और Cu2 ऑक्साइड बनाते हैं, जो कि अम्लीय प्रकृति का होता है, ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ बच्चों। फिर क्या कारण बताइए। प्लेटिनम, सोना व चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, क्यों इसकी ये कारण रहे बच्चों। देखो, एक तो ये तन्य होता है, तन्यता यानी इसके तार बनाए जा सकते हैं। दूसरा, ये आघातवर्धनीय होते हैं, यानी इनको पीट कर चौड़ा चादर कैसे बना सकती है। तीसरा, ये जंग के प्रति संक्षारक है, यानी इनमें आसानी से जंग नहीं लगता है। और चौथा कारण है, ये कम क्रियाशील होते हैं। सोना, चांदी ये कम क्रियाशील होते हैं, इसलिए इनको किसी के साथ क्रिया नहीं करते, ये स्थायी रूप से बने रहते हैं और सही रहते हैं। इसलिए इनको ये चार कारण है बच्चों जिससे इसका आभूषण बनाए जाते हैं। दूसरा, सोडियम, पोटेशियम व लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित क्यों किया जाता है, तेल के अंदर क्यों रखा जाता है, तो इसका ये मैंने उत्तर लिख रखा है, अधिक क्रियाशीलता, ये बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं। और दूसरा, O2 से संयोग कर ऑक्साइड में लेते हैं। ऑक्सीजन वायु अगर खुला छोड़ दिया जाए तो वायु की ऑक्सीजन के संयोग करके ऑक्साइड में लेते हैं। और नमी से आग पकड़ लेते हैं, यानी वायुमंडल की नमी में अगर उनको खुला रख दिया जाए तो ये आग पकड़ लेते हैं, इसलिए इनको केरोसिन तेल के अंदर रखा जाता है ताकि इन तीनों चीजों से इनको बचाया जा सके। फिर एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में लेते हैं। इसका भी कारण है दोस्तों कि एल्यूमिनियम है वो बाहर की ऑक्सीजन से क्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है इस पर, और परत चढ़ने से ये अभेद्य परत होती है जो कि भेदी नहीं जा सकती, जिससे इस पर जंग दोस्तों नहीं लगता। और ये सस्ती धातु है। तीसरा कारण है, ये शक्तिशाली धातु है, सस्ती उपलब्ध हो जाती है और इस पर जंग नहीं आता है, क्योंकि ये एक एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से क्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक ऐसी परत बन जाती है जो अभेद्य है। तो चौथा, डीएम, निष्कर्ष प्रक्रिया में कार्बोनेट व सल्फाइड एस के ऑक्साइड में परिवर्तन किया जाता है। इसका भी कारण देखो बच्चों क्या है, पढ़ लेते हैं अपन कि क्षारीय ऑक्साइड जो ये सल्फाइड ऑक्साइड है, ये इसके कार्बोनेट और सल्फाइड गैस के हैं, इनका आसानी से धातु में अपचयन नहीं होता, इसलिए सबसे पहले इनको ऑक्साइड में बदलते हैं। और ऑक्साइड में बदलने की मैंने दो विधि बताई थी, भर्जन और निस्तापन बच्चों, उससे उनको ऑक्साइड में बदल देते हैं। फिर ऑक्साइड को आसानी से धातु में परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए इसको ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। 13वां प्रश्न है, प्रत्येक तांबे के मलिन बर्तन को नींबू इमली से साफ करने के करते हैं, उसे देखा होगा, क्यों? इसका कारण है कि ये जो धातु मलिन, ये जो तांबा है, तांबा ऑक्सीजन से क्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बन लेता है, इस पर हरे रंग की परत जम जाती है, अर्थात जंग बन जाता है। वो जंग क्षारीय प्रकृति का होता है बच्चों, इसलिए इस पर अम्ल यानी नींबू और इमली जिसमें कार्बोनिक अम्ल होता है, इसकी क्रिया कराने से वो उदासीन हो जाता है और उदासीन होकर अपनी जगह छोड़ देता है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि इनको खट्टे यानी अम्ल से क्रिया कराते हैं, क्योंकि ये खुद क्षार होते हैं, इसलिए इनको अम्ल से क्रिया अपन को करवानी पड़ती है। फिर धातु है, धातु में विभेद है कि रासायनिक गुणों के आधार पर धातु है, धातु में कैसे विभेद किया जा सकता है, ये अगला प्रश्न है, 14 नंबर प्रश्न। अब जैसे रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु व धातु में विभेद करना, तो रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर बच्चों पहले मैंने आपको भौतिक गुणधर्म के आधार पर तो बता ही दिया था, अब रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर बताता हूँ मैं। तो धातु है वो हमेशा धनायन बनाते हैं, पहला अंतर, और अधातु है वो ऋणायन बनाते हैं, ये रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर हो गया। धातु दूसरा अंतर हो गया, धातु अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है, जबकि अधातु है वो नहीं देते हैं, ये दूसरा ये 2 नंबर पॉइंट हो गया। इस प्रकार धातु है, धातु में अपन काफ़ी 2 पॉइंट है जो प्रमुख रूप से आप लिख सकते हो बच्चों। और उसके बाद आगे का है लास्ट पॉइंट क्वेश्चन है ये जो 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन है। इसका कारण है कि ये भी सोने में कोई प्रत्येक व्यक्ति सुनार बनकर घर आता है और वो सोने को एक विलियन में डालकर धोता है और वो सोना कम हो जाता है, और ये ऐसे बहुत सारे गाँव में लोग पागल बनाते हैं। तो इसका है वो विलियन है वो अम्ल का होता है,
अम्लराज का विलीन होता है जिसमें HNO3 और HCl मिले होते हैं। उसमें वो सोना डुबोता है, सोना डुबोते ही वो सोना है वो अम्ल में घुल जाता है और वो ऊपर का जो कचरा सब घुल कर नीचे आ जाता है और इस प्रकार वो सोना जो घुल गया वो तो कम हो गया। इसलिए ये लोगों को बेवकूफ़ बना के ले जाते हैं, तो ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए। 16 नंबर प्रश्न है, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं, इसका कारण? तो गर्म जल का टैंक है उसमें तांबे का उपयोग बच्चों इसलिए होता है कि तांबा गर्म जल के साथ या जल के साथ कोई क्रिया नहीं करता है, इसलिए तांबे का टैंक सुरक्षित है। जबकि लोहा है वो जल के साथ क्रिया करके ऑक्साइड व H2 गैस बनाता है, इसलिए लोहे का टैंक अपन नहीं बनाते। तो ये मैंने यहाँ समझा रखा है कि कॉपर है, तांबे और जल है, जल के साथ क्रिया नहीं करता, इसलिए ये अपन इसका टैंक बना सकते हैं। जबकि लोहा है वो जल के साथ गर्म जल के साथ क्रिया करके ऑक्साइड व H2 गैस बना लेता है, इसलिए इसका उपयोग अपन गर्म जल के लिए जो टैंक बनाते हैं उसका लोहे का उपयोग नहीं करते हैं बच्चों, नहीं करना चाहिए और तांबे का ही करना चाहिए। तो ये इस प्रकार से अपन बहुत सारे अंतर देख चुके हैं। और जो 14 नंबर का क्वेश्चन है जो कि अपन ने धातु के लिए अभी पढ़ा था कि जो रासायनिक गुण धर्मों में क्या अंतर है कि रासायनिक धातु 14 नंबर का ये प्रश्न, तो इसमें मैंने 2 अंतर तो आपको अभी बताए थे कि 2 प्रमुख रूप से कौन कौन से अंतर हैं। उसके बाद में और भी अंतर अपन देख सकते हैं। इसमें पहला अंतर अपन ये देख सकते हैं, धातु की ऑक्साइड है वो क्षारीय होते हैं बच्चों। तीसरा अंतर ये देख सकते हैं कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं, जबकि अधातुओं के ऑक्साइड है वो अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, पहला इसको माने तो। दूसरा, धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, जबकि अधातु हैं वो इलेक्ट्रॉन लेकर और ऋणायन बना देती है, ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऋणायन बनाती है। तो इस प्रकार धातुएं ऋणायन। तीसरा, धातुओं में क्लोरीन के साथ विद्युत यानी धातुएं हैं वो आयनिक बंध बनाती हैं, जबकि अधातुएं वो संयोजक बंध बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। और धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती हैं, जबकि अधातुएं नहीं। और धातुएं का जो यौगिक है वो जलीय विलयन में घुल जाते हैं, अधातुओं के यौगिक जलीय विलयन में नहीं घुलते। तो ये 5 अंतर हैं जो कि अपन धातु और अधातुओं में के रासायनिक गुणधर्मों में विभेद करके लिख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों। ये प्रश्न सहित चैप्टर पूरा हो चुका है। पूरा वीडियो देखना चाहिए समझने के लिए, और पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो बच्चों। धन्यवाद।